राकेश कुमार वर्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ वो क्वेश्चन आपको कराने के लिए मैंने कहा था ना, तो वो क्वेश्चन अब हम ले आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हम कराएंगे डिटरमिनेंट पार्ट 8 में। ठीक है, और ये जो आज आप पार्ट पढ़ रहे हैं शायद ये आपका आखिरी पार्ट होगा। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये पार्ट और पहले आ जाता, लेकिन जितनी बार वीडियो बनाया गया उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता था। लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ चलती है, तो इसीलिए उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और ये मैं जो आपके सामने लाया हूँ क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तब भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार आ चुका है, 2008, 2014 और 2015 में आ चुका है ये यूपी बोर्ड में। जैसा कि मैं और आपको बताऊंगा ये किस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, और अलजेब्रा में सबसे अच्छा मार्क्स ये रैंक करता है। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो इस बात को आप जान लो कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इसमें से चाहे मैट्रिक्स मेथड से चाहे आपका क्रैमर मेथड से, दोनों मेथड से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप ये भी समझ लीजिएगा, तुरंत उस दिन जिस दिन आप पेपर देंगे उस दिन तुरंत वीडियो को अनलाइक कर देना और फिर चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका इक्वेशन है 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1, 3x + 2y + 4z = 5। ये इतना आपका क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा, कह रहा को आपबीय विधि से हल करें। ये क्या कह रहा, को आपबीय विधि से यानी मैथ्रिक मेथड से इस 3 वेरिएबल इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके वैल्यू निकालने, x y और z के मान निकालने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्व में हम लोग लिखते क्या हैं, सॉल्व में हम यही लिखते हैं क्या कि a बराबर पहले हमने एक आपबीय बनाया, हमने 3 ऑर्डर का बता दिया था। 3 ऑर्डर के बाद हम 3 ऑर्डर का बता रहे हैं। 3 ऑर्डर का मतलब ये हमारे कहने का मतलब हो गया कि 3 वेरिएबल हम बता रहे हैं। 2 वेरिएबल का मैंने आपको सॉल्व कराया था, उसमें जो मेथड मैंने यूज कराया था वही मेथड यहाँ पर फिर से यूज होगा। हर एक स्टेप वही हम लोग यूज करेंगे, वो इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्टेप डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये a बराबर आपका इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये आपबीय था, इस आपबीय को हम शारीरिक रूप में शारीरिक मान निकालते हैं। तो वो शारीरिक मान क्या होता है, डिटरमिनेंट्स वैल्यू होता है। डिटरमिनेंट्स वैल्यू आप निकालते कैसे हैं, ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया है। इससे पहले यानी इसके 8 पार्ट, आज 8 पार्ट हो जा रहे हैं। आप पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, ऐसे क्रम में देख के फिर आप वहाँ पर कहिएगा कि सर हमको ये दिक्कतें हैं, मैं ये चीज़ें छोड़ दिया हूँ और आपके द्वारा ये छूटा हुआ हमको नहीं समझ में आ रहा। ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर हमने कोई पॉइंट छोड़ा है। पूरी की पूरी बातें मैंने बता दिया है, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो पहले नंबर तो आप 8वां पार्ट मत देखिएगा। अगर गलती से भी आपके पास 8वां पार्ट पहुँच गया है तो आप बिल्कुल 8वां पार्ट नहीं देखिएगा। इससे पहले इसके बेस फर्स्ट वीडियो से शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो हमने ये डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाला और वो डिटरमिनेंट्स वैल्यू हमारा कितना आया, -9 आया। कैसे निकाला जाता है, एक बार फिर से इस वाले एलिमेंट को लेंगे और जो एलिमेंट हम लेते हैं उसके रो और कॉलम दोनों के एलिमेंटों को हम प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं। बाकी फिर हम क्रॉस मल्टीपल, इसका इसके साथ में मल्टीपल और इसका इसके साथ में मल्टीपल माइनस के साथ। पहले इसका इसमें गुणा होगा यानी इस वाले का इसमें गुणा कर देंगे, यानी 4 का 2 में मल्टीपल होगा। फिर डायरेक्शन चेंज यानी -3 का 2 में मल्टीपल होगा। इसी के क्रम में हम पूरे एलिमेंट को किए और यहाँ पर हमारा डिटरमिनेंट्स वैल्यू जो आया वो कितना आया, -9 है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर आपके दिमाग में आता होगा कि ये कौन सी चीज़, सर ने बोल दिया कि कोफैक्टर क्या होता है यानी शाखंड क्या होता है। तो इसको भी अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे भी पहले एक वीडियो बन चुका है, आप उसमें देखिएगा। कोफैक्टर के बारे में मैं स्पेशल बताया हूँ, उपसारणिक किसे कहते हैं, कोफैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर के जरिए a11 का वैल्यू निकाला गया। 11 का मतलब क्या हुआ कि जब हमने इस एलिमेंट को पकड़ा और इस एलिमेंट को पकड़ा, इसके उपसारणिक का जो मान सॉल्व किया जाता है वो कितना आया, यानी कि 4 दूना 8 -8 होगा और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 में से 6 जाएगा -2 होगा। और एक बात ध्यान देना, क्या होता है 1 + 1 जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इवन होता है। क्या होता है, सम होता है। और सम का मतलब यही हो गया कि आप यहाँ पर प्लस चार्ज लेंगे, अर्थात कहने का मेरा मतलब है -1 पर अगर इवन पावर आया है, कितना आया आपका 1 + 1 यानी 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, धनात्मक होगा। अब ये सर क्या बता दिए, इसके लिए अगर आपके दिमाग में डाउट होगा तो आप पहले पिछले वीडियो को देखिए, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने लेकर चलाया।
ऐसे 1 2 का मान 1 2 दोनों को ऐड करने पर 3 हुआ, 3 का मतलब हुआ विषम, इसीलिए यहाँ पर माइनस में ऑलरेडी लगाऊंगा। और सिंप्लीफिकेशन के दौरान यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के दौरान यानी कि जब हमने 1 2 की बात कहा तो हमने इस बात को लिया और इसके एलिमेंट ये खत्म, इसके एलिमेंट ये खत्म, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, -9 का +9 हो जाएगा और 9 और +4 कितना हो जाएगा 4 यानी 14 हो जाए 13 हो जाएगा। और 13 में ऑलरेडी माइनस क्यों होगा, -1 पर r+c के मेथड से -1 पर 8 नंबर आ रहा पावर, यानी 1 + 3 8 नंबर पावर हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 3 का वैल्यू निकालेंगे, ऐसे हम 2 1 का वैल्यू निकालेंगे, 2 2 का मान निकाला यहाँ पर और यहाँ पर 2 3 का वैल्यू भी निकाले। इसी तरह से 2 2 2 1 का मतलब इस वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे और जब इस वाले 1 को मैं कह रहा हूँ इस वाले को पकड़े तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, 4 1 जा 4 और -2 हो जाएगा और 4 -2 हो जाएगा और ये 8 नंबर होने के नाते क्या हो जाएगा, इस पर पावर क्या लगेगा, माइनस पावर लगेगा। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी प्रकार से ये भी कोफैक्टर के सभी एलिमेंट निकल गए। कोफैक्टर के जब एलिमेंट निकल जाते हैं तो हम करते क्या है, इसके बाद हम लोग एक नए यानी न्यू मैट्रिक्स का हम निर्माण करते हैं, यानी कि न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका नाम हम लोग C से D से कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार। तो हमने C मान लिया क्योंकि ये पर यहाँ पर A बना था, यहाँ पर B का जो B आप भी देखे होंगे आप, तो B आप भी इसके अचर पदों का होता है 1 1 5 का होता है। यहाँ पर X आप भी क्या है X का मतलब इसमें जितने वेरिएबल होंगे उससे के आप भी होंगे। इसको हम लोग पंक्ति आप भी कहते हैं, क्या अस्तंभ आप भी कहते हैं, इसको भी हम लोग अस्तंभ आप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्तंभ। ठीक है, अस्तंभ में आता है, फिर उसके बाद पंक्ति आप के अंतर्गत आएगा, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये सब डिफिनेशन के तौर पे आपके बुकों में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हमने C बनाया। C बनाने का मतलब क्या होता है कि जिस क्रम में ये A1 1 2 1 3 जैसे आप यहाँ से चुनाव किए थे इसी तरह से इसके मान को भी यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। -2 -13 8 हो जाएगा, -2 5 -1 हो जाएगा, -1 7 -5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसी C का ट्रांसपोज आव्यूह बना देते हैं, यानी ट्रांसपोज आव्यूह का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह करते हैं। और परिवर्त आव्यूह आपका कैसे निकलता है कि इसी आव्यूह के यानी कि ये जो आव्यूह हैं इनकी पंक्ति जो पंक्ति हैं यानी अस्तंभ है, अस्तंभ को पंक्ति में फोल्ड कर दीजिए, पंक्ति में फोल्ड कर दीजिए, पंक्ति में फोल्ड कर दीजिए, या सभी पंक्ति को अस्तंभ में फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से सभी एलिमेंट को आप रख दीजिए। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई एक ही फॉर्म अपनाइएगा, दोनों मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर कभी आएगा ही नहीं। ठीक, तो हमने क्या किया कि इसके जो यहाँ पर जो इसके रो थे उसको मैंने कॉलम में फोल्ड कर दिया, जो रो थे उसको हमने कॉलम में फोल्ड किया, ये रो था तो इसको मैंने किस में फोल्ड किया, कॉलम में फोल्ड किया। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि 1/डिटर्मिनेंट्स और इंटू एडजॉइंट होता है। क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट, और इसी CT का मान ही इस आव्यूह का एडजॉइंट कहलाता है, इस आव्यूह का एडजॉइंट कहलाता है। अब जब एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1/डिटर्मिनेंट्स आपने निकाला था -9, यहाँ पर -1/9 लिख दिया हमने। फिर एडजॉइंट का जो मान आया था ये मेरा एडजॉइंट है, एडजॉइंट का मान हमने यहाँ पर रखा और उसके बाद मल्टीपल किया, इसका इसके साथ प्रत्येक एलिमेंट के साथ में मल्टीपल किया, प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीपल किया तो इतना आया। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये वाला एलिमेंट सभी हो गए, फिर इसका 8 वाले इस वाले रो में करेंगे तो इतना वैल्यू आ गया। जैसा कि आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो मेथड होता है, मेन मुद्दा हमारा कहाँ पर है, XY के मान निकालने के लिए इस फॉर्म को, इस टॉपिक को हम लोग यानी इस टर्म के साथ में हमारा वैल्यू निकलता है। ऐसा भी होता है लोग कि गैप कर देते हैं, लेकिन आपको यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है, अर्थात आपको कॉपियों में लिखना है, आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं देने हैं कि आपको ये कंपटीशन के एग्ज़ाम देने में ये सब करना आपके लिए यूजफुल नहीं है। आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ, आप कॉपी में कराएंगे यानी कॉपी में सॉल्व करेंगे, और जब आप कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपका स्टेप बाय स्टेप होना बहुत बेहतर रहता है। अगर आपका स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप होते हैं वो स्टेप अगर बेहतर से आप लिखें तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, जरा सा भी कहीं पर एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें राइटिंग से कोई रिलेटिव चीज़ें नहीं होती हैं, बस साफ होना चाहिए। कहने का मतलब जो डिजिट हो वो डिजिट क्लियर रहे कि हाँ ये कौन सी डिजिट होती है। इसके बाद फिर हम लोग क्या चल रहे हैं, यहाँ पर x बराबर A इनवर्स इंटू B पर चलेंगे। अब A इनवर्स से B का मतलब क्या हुआ, अब ये आगे हम टॉपिक लिखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर आप देखिएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हमारा क्या होता है, x इक्वल A इनवर्स इंटू B। अब A इनवर्स की बात करें तो A इनवर्स का वैल्यू आपने निकाला, कहाँ पर निकाला, यहाँ पर ये है 2/9 और 1/9, यह है 13/9 और ये -5/9
और -7/9, फिर नीचे एक और रो बच रहा है -8/9, 1/9 और ये 5/9। ठीक है, तो ये आपका इतना हुआ, किसका मान हुआ, A इन्वर्स का वैल्यू। फिर इसमें आपको किससे मल्टीपल करना है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, वो क्या है, B है। और B आपको कहाँ पर मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये B वाला जो मान होता है यही वाला है जो इसके कांस्टेंट टर्म है, जो चरों से स्वतंत्र पद हैं उन्हीं के मान को हम B की जगह पर यूज करते हैं। तो B की जगह पर जब हमने यूज किया तो ये है 1, ये है 1 और ये 5। ठीक, इतनी बातें आपको बेहतर से समझ में आई होंगी। और यहाँ पर क्या हम लिखेंगे इस यक्स की जगह पर, तो आप पहले से जानते हो कि यक्स का जो मान है वो किसका मान है, वो एक्स वाई जेड अर्थात इसमें जितने भी प्रकार के वेरिएबल आए हैं उन वेरिएबलों से बना हुआ एक व्यू आपका है। ठीक, चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल। आप व्यू का मल्टीपल कैसे किया जाता है ये आपको मैं समझाना चाहूँगा। देखिए, ये जो पहली वाली रो होती है इसके कॉलम में मल्टीपल होता है और प्रत्येक एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है चिन्ह के अनुसार। अगर आप चिन्ह के अकॉर्डिंग इसका मल्टीपल करते हैं तो चिन्ह के अकॉर्डिंग ही इसका क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ऐड भी किया जाएगा। अब इसका जब इसके साथ में मल्टीपल होगा तो ये होगा 2/9 × 1, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। इसका इसमें होगा फिर 2/9 × 1, फिर इसका जब इसमें आप करेंगे तो 1/9 × 5। सेम मेथड इसके लिए भी यूज करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में, मध्य का मध्य में, लास्ट का लास्ट में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट में करेंगे, मिड का मिड में करेंगे, लास्ट का लास्ट में, फिर फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीपल, फिर मिड का मिड में मल्टीपल और फिर लास्ट का लास्ट में। यही चीज़ हम अपने साथ यहाँ पर जो भी रहेगा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं एक करके आपको दिखा दूँ इसका सॉल्व क्या होगा। ये 2/9 ही हो जाएगा, ये भी 2/9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5/9। बात इतनी आपको समझ में आई होगी। जब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9। कैसे 9 भाई, क्योंकि जब किसी के हर बराबर होते हैं तो उनके अंश को हम जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9/9 हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ें बताया मल्टीपल करने का, मान लेते आपको प्रॉब्लम थी तो आप जान चुके होंगे ये चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा डायरेक्ट 1। सेम इसका भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/9 और -5/9 और -35/9। फिर आप क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में से 13 जाएगा -27/9 और ये हो जाएगा कितना 3, माइनस में 3। तो इसका वैल्यू कितना है -3। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो इसका भी मल्टीपल करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आएगा। देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा इतने में 1 का मल्टीपल 1/9, फिर 1 का मल्टीपल, फिर 5/9, फिर 5 का मल्टीपल, यानी माइनस इतना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और फिर 25 और ये हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब 26 और फिर कितना हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा और 9 दूना 18 यानी 2 हो जाएगा। यानी इसका मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा XYZ। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको सीखने को मिलेगा, वो चीज़ें क्या सीखने को मिलेंगी, ये चीज़ कि आप व्यू में, ये आप डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जो आपका चैप्टर है वो डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर था, बट आपको पढ़ने को यहाँ पर एक चीज़ और आप व्यू से रिलेटिव में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 आव्यूह समान तब हो सकते हैं, यानी 2 आव्यूह इक्वल तब हो सकते हैं जब उनके प्लस सेम प्लस के एलिमेंट इक्वल हों। तो बताइए भैया, जब यहाँ पर 2 आव्यूह इक्वल कर दिया गया है तो इस बात से क्लियर है ना कि इसके प्लस वैल्यू जो हैं, यानी प्लस इसके जो इसके स्थान पर इसके स्थान पे जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। हमने आपको यही कहा कि 2 आव्यूह तभी समान हो सकते हैं जब उसके सेम प्लस के एलिमेंट इक्वल हों। तो 2 आव्यूह यानी उल्टा 2 आव्यूह बराबर हैं तो इनके सेम प्लस के एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे इक्वल। इसलिए x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर कितना हो गया 2। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। लास्ट में आप तीनों आंसर को ऐसे घेर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को देखने में दिक्कत ना हो कि आप सही लगाए हो गया गलत। वो 1-2 स्टेप देखने के बाद हो सकता है यहाँ से आपके इस वैल्यू को डायरेक्ट इक्वेशन में सेट करेंगे और वहाँ से दोनों जो इसके दोनों साइड हैं वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं किस पर, क्रैमर विधि पर। बस थोड़ा सा हम इसको नोट करेंगे क्योंकि तत्काल वीडियो बीच में चलेगा नहीं, स्टॉप करने के बाद रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम चलते हैं। तो यहाँ देखो, अब
ये क्रैमर विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना, ये अगला मेथड आपको पढ़ना था जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कैसे जानेंगे कि क्रैमर विधि पूछ रहा है कि क्रैमर विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना, या इसकी जगह पर एक बात और भी कह सकता है, ये क्रैमर विधि क्या चीज़ होता है पहले आप ये समझ लीजिए। क्रैमर विधि का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी वेरिएबल वाले इक्वेशन हो, अगर कोई रैखिक युगपत समीकरण हो तो उस समीकरण को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो मेथड मैंने बताया आव्यूह विधि से, तो दूसरा मेथड बनना चाहिए सारणिक विधि से। हाँ, सारणिक विधि ही आपका क्या है, क्रैमर विधि है। क्या है, क्रैमर विधि। ये क्रैमर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विधि को, किसके, सारणिक विधि से उन्होंने प्रश्नों को हल किया और बताया कि ये मेथड कौन सा मेथड, तो उन्होंने अपने नाम पर उसको रख दिया। तो सारणिक ना कह के क्रैमर विधि ही पूछता है अक्सर, लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा भी कर दे कि क्रैमर विधि से ना कह के सिर्फ ये कह दे कि इन समीकरणों को, जैसा मैंने यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, इन समीकरणों को आप किस विधि से सॉल्व कीजिए, क्रैमर विधि से ना होकर सारणिक विधि से। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी क्रैमर विधि में आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी समीकरण, जैसे क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, तो क्लास 10th में आपको बताया गया होगा कि कौन सा मान असंगत होता है, कौन सा मान एक हल होंगे, कौन सा एक अनंत हल होंगे, और या किसी के कोई हल नहीं होंगे। कैसे हल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप जब समीकरण बनाते हैं तो ग्राफ बनाना पड़ता है। अगर आपको देखना है, जानना है, तो मेरे रैखिक समीकरण उसमें द्विघात समीकरण वाली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताया है कि कैसे ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है और यहाँ पर एक z भी होता है। तो वो z इस तरह से कुछ रहेगा जो कि आप दर्शा नहीं सकते हैं। लेकिन जब इसके ग्राफ बनते हैं, मैंने वहाँ पर 2D में मैंने आपको समझाया था, तो जब कोई समीकरण इस तरह से गया, एक समीकरण, दूसरा समीकरण भी कहीं गया, तो वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटते हैं। यानी दो रेखाएं ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं, और यही दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो वहाँ पर कहा जाता है एक बिंदु पर काटे तो इसके केवल एक हल होंगे। यही कहा जाता है इसके केवल एक हल होंगे। अगर ये कोई रेखा दूसरी रेखा के सेम टू सेम पॉइंट से होके जा रही है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पहली रेखा दूसरी रेखा को सभी बिंदुओं पर काट रही है, अर्थात आप कह नहीं सकते कितने बिंदुओं पर, इसीलिए कहा जाता है इसके अनंता अनेक हल होंगे। ठीक है, और जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऐसे पैरेलल हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, इसके कोई हल नहीं होंगे। ये ग्राफीय विधि से जब आप समीकरण को सॉल्व करते हैं तब ऐसा होता है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप पहचानेंगे इन चीज़ों को। ये चीज़ें आपको इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप ग्राफ नहीं बनाएंगे। 3D ग्राफ बनाने के लिए आपको थोड़ी सी असुविधा होगी और कठिनाइयों से आप उसको बना नहीं पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप d बनाइएगा, dx चूज कीजिएगा, dy कीजिएगा, dz कीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये होता होगा, सर आपने ये क्या, dx dy dz क्या है। यहाँ जो समीकरण रहता है उस समीकरण से एक डिटर्मिनेंट्स बनाइए। ये क्रैमर विधि का नियम है कि आप इनके गुणांकों से, x y z के गुणांकों से, x y z के गुणांकों से एक डिटर्मिनेंट्स आप भी बनाइए, यानी जिसको हम d से डिनोट करेंगे। फिर इस d से डिनोट करने के बाद इस सारणी का मान निकालेंगे। विस्तार करने पर कैसे विस्तार किया जाता है मैंने आपको बताया। 1 आप इसको टच करेंगे, ये भी सब एलिमेंट खत्म, ये भी एलिमेंट खत्म। 5 1 जा 5 और माइनस 3 दूना 6, यानी कि माइनस तो फार्मूले में होता है, लेकिन ये माइनस इस टर्म में आने के नाते प्लस ये हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसका भी वैल्यू आएगा 21। ऐसे इसका मान भी आएगा -3। कैसे, देख लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको टच करेंगे, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 5 दूना 10, और ये 3 गन्ने -3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 का 3 में जब गुणा होगा तो 21 होगा। इतनी बात ये तो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर ये भी आप एलिमेंट 1 वाला लेंगे, 1 को लेंगे तो ये भी एलिमेंट खत्म, ये भी पूरे एलिमेंट खत्म। इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, -4 + 1 -3, 3 का 1 में मल्टीपल हो जाएगा तो -3। सबका सिंप्लीफिकेशन ऐड करने के बाद ये 24 में से एक जाएगा तो -23 बचेगा। ये सारणी का मान निकल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका d का मान निकल गया तो आप dx कैसे निकालते हैं। चलिए हम कहीं पर लिख दे रहे हैं कि d का जो मान मेरा आया है वो कितना आया है, -23। अब हमें dx निकालना है बाबू। तो dx निकालने के लिए एक बात का ध्यान रखना, जब यहाँ पर dx की बात आएगी तो ध्यान देना इन 3 नंबर्स में।
इन तीनों नंबर को आप अपने दिमाग में रखिएगा। जब आप यक्स कहेंगे तो यक्स के जितने गुणांक होंगे उस वाले रो को हम, उस वाले कॉलम को हम लोग ख़त्म कर देंगे, उस वाले कॉलम के एलिमेंट को हम ख़त्म कर देंगे और इसको डी ना लिख के हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी एक्स। तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि जब डी एक्स की बात आएगी तो यहाँ यक्स वाले जो भी कॉलम होंगे, स्तंभ होंगे, उसके प्रत्येक एलिमेंट को आप डिलीट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा और उसकी जगह पर क्या लिख दीजिएगा, 5, 4 और यहाँ पर 4। अर्थात वो टर्म लिखे जाएंगे, वो पद लिखे जाएंगे जो कांस्टेंट टर्म होंगे। कांस्टेंट का मतलब जो एक्स वाई जेड से स्वतंत्र पद होंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री होंगे। फिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे कि 5 वाले एलिमेंट को लेंगे। 5 को लिया गया तो ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हो गया, 5 1 जा 5 और ये बिल्कुल इतना रहेगा। -3 हमने लिया तो -3 का मतलब हमने इसको टच किया और ये भी खत्म। 5 का 4 में गुणा होगा तो यहाँ पर अब 10 ना होके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा और 4 तियाँ -12 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना समझने में, बोलो। फिर इसके बाद हम कौन सा एलिमेंट पकड़ेंगे, इस वाले एलिमेंट यानी 1 को, ये भी खत्म। 4 दूना -8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस होता, लेकिन फार्मूले में होने के नहीं माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। अगर आपको डाउट होता होगा क्या सर जी माइनस प्लस कर रहे हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे आप इन बातों को क्लियर करेंगे। पिछले जो वीडियो बने हैं उन वीडियो को आप देखिएगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का जब 5 में गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। 20 में से 8 12 जाएगा, 8 बचेगा, 8 का गुणा 3 में होगा तो 8 3 24 हो जाएगा। और फिर 8 में से 4 जाएगा, -4 होगा, -4 का जब प्लस में मल्टीपल होगा तो -4 हो जाएगा। 24 4 28 हो जाएगा, 28 में से 5 जाएगा तो फिर से मेरा कितना आएगा, -23 आ गया। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझने को मिल गई होंगी। अब इसका मान भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि dx का मान जो आया है -23 आया। अब आप dy कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। dy कैसे निकालेंगे, dy निकालने के लिए फिर जो चीज़ें आपने लाया था उसको आप हटा के जो पहले से प्रारंभिक में था वही फिर से लिखिए इसको, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगी, बस उतने ही समय के लिए चेंज होंगी जब यहाँ पर ये वर्ड आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि dy हमको करना है तो y वाले जो कॉलम है उनके सभी एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, उनकी जगह पर ये वाले एलिमेंट रख देंगे, ये वाले सभी एलिमेंट रख देंगे और ये y वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। यानी इनका मान क्या हो जाएगा, 5 4 और 4 हो जाएगा। फिर से आप विस्तार करेंगे, ये आपका 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से आप इसको ख़त्म करेंगे इसके साथ में, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 चौक के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया इसका, हाँ 20 हो गया और -12 हो जाएगा। फिर -5 को आपने लिया, यानी -5 क्यों होगा इसके लिए भी आपको पीछे जाना पड़ेगा। मैं इतनी बेसिक अब यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं अब बिल्कुल आप लास्ट में चल रहे हैं। ये इसको ख़त्म किए तो इसका 5 का गुणा हुआ 10 हो जाएगा और -3 1 जा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 और -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप 1 को पकड़ेंगे तो 1 की बात हुई तो ये भी कैंसिल, ये भी 4 दूना 8 -4, 4 दूना 8 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा और ये 7 है, 7 बचे -35 हो जाएगा और ये 4 बचेगा, इतना हो गया। 8 4 12 हो जाता है, यानी 12 हो जाएगा और -35, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना, 2। ये भी कितना आ गया, -23। यानी dy का मान भी आपका आ गया 23, माइनस में 23। ठीक है, चलिए dy का मान भी निकल गया। अब बचा कौन है, dz। तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पर चेंज किया था उसको प्रारंभिक अवस्था में लाइए, यानी 3 था, -1 था और कितना था, -2 था। अब इस वाले चेंज को हम चेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। z होगा तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। बातें इतनी समझ में आ गई होंगी। फिर से हमने जब यहाँ पर 1 किया तो ये चीज़ें कैंसिल है, ये -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर -3 लिया जाएगा और जब -3 लेंगे तो ये भी खत्म, यानी 4 का गुणा 8 में और -4, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा भाई, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, -4 होगा क्योंकि थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये 5 होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, -4 होगा, क्या होगा, -4 होगा। 2 का 2 में गुणा हुआ, -4 हुआ और जब इसका इसमें होगा तो +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखो ये साफ दिख रहा है, नहीं हल्का तो नहीं है मार्कर, बताना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो -3 का गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चाहिए इसको पहले घटा दीजिए,
तो कितना बचेगा -8, -15 -8 -23 हो जाएगा। इस बात से क्लियर हो गया क्या कि एक मान आपको और जो मिला वो भी dz भी आपको क्या मिला, -23 ही मिला। कितना मिला, -23 ही मिला। अब बातें क्या समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको x का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए ये फार्मूले देखिए आप, इस पॉइंट को देखिए आप कि x बराबर अगर आपको ज्ञात करना है तो dx बटे डी, y का मान निकालना है dy बटे डी, और z का मान निकालना है तो dz बटे डी। तो यहाँ पर d अगर हमें x निकालना है तो हम लिखेंगे क्या, dx बटे डी। तो dx का वैल्यू कितना, -23, और d का मान भी -23, कैंसिल होके कितना आया, 1 आया। ऐसे y निकालेंगे जब चीज़ें सेम टू सेम हैं, d का मान भी, dx का मान भी, dy का मान, dz का मान, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेम आया है तो फिर आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और z का मान भी क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। यानी इस प्रकार से आप x y z के मान निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा कि अगर मान लेते हैं कि dx dy dz में d नॉट इक्वल 0 आया है, क्या चीज़ हमने कहा, d नॉट इक्वल 0 हो तब समीकरण का केवल एक हल होगा। बोलिए इसके केवल एक हल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बोलिए। अगर आपका यहाँ पर देख रहे हैं d का जो मान आया है वो -23 आया है, और -23 क्या कहता है, यही कहता है यहाँ पर कि इसका मान 0 नहीं आया। और वही बात तो मैंने पहले प्रॉपर्टी में लिखा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल होता है कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर d नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर -23 जो है वो तो 0 होता नहीं है, तो -23 जो आया है इस बात से पता चला इस प्रॉपर्टी में क्या लिखा गया है कि अगर d नॉट इक्वल 0 हो तब समीकरण का केवल एक हल होगा, जो कि बताइए सिर्फ 1 आया। अब ये मत कहना कि सर आप क्या मतलब निकलता है 1 1 आया इसीलिए 1, हाँ 1 1 आया तो इसीलिए 1, और ये नहीं कि 2 2 आएगा तो यहाँ पर सर यहाँ पर लैंग्वेज कर देंगे 2, नहीं। एक का मतलब सेम आंसर आने वाली चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, एक हल आएगा, ठीक है। अब इसके केवल एक, चाहे 2 2 हो जाए, चाहे 3 3 हो जाए, चाहे 4 4 हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो कहलाएगा एक ही नंबर, एक ही हल आने वाला नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी, यदि d का मान 0 होगा, यदि d का मान 0 होगा तथा dx dy dz में से कम एक मान शून्य हो, तो ऐसा एग्जाम्पल तो मेरे पास अभी ये वाले एग्जाम्पल को नहीं सेटिस्फाई करता। बट आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो जिस तरह से मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी समझाए इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर d इक्वल 0 और dx dy dz में से कोई एक और 0 हो जा रहा है, इन तीनों में से कोई एक और 0 हो जा रहा है, तो फिर क्या होगा, तब हमने यहाँ पर लिखा है कि समीकरण का निकाय असंगत और कोई हल नहीं होगा। ये आपका अगर मनोहरी की बुक पढ़ रहे हैं हर्षरूप शर्मा की, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया उसमें संगत असंगत ही पूछा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, असंगत तथा उस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। फिर इसके बाद यदि d इक्वल 0 हो तथा dx dy dz का मान भी 0 हो जाए, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इस तरह की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करने वाला मान यहाँ पर देखो आया है कि अगर 0, देखिए ये तो 0 की बात हो रही है ना, यहाँ पर 0 नहीं आया, लेकिन सेम चीज़ें तो आए हैं। अगर ये 0 आया है तो ये भी सब 0 आए हैं। इस तरह से अगर मेरा ये 23 आया है -23, तो सभी मान 23 आए हैं माइनस में। बात समझ में, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाँ इस प्रश्न को, यानी कि ये क्वेश्चन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा, नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे जैसे जिस तरह से d का मान dx dy dz का मान -23 आया है, इसी तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो जैसे यहाँ पर आया तो इसे d का मान 0, dx का मान 0, dy का मान 0, dz का मान भी 0 होगा। इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं समीकरणों के अनंत हल भी हो सकते हैं या कोई भी हल नहीं हो सकता। कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नियम ये प्रॉपर्टी दूसरा है वो, यानी तीसरा, वो पहले प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। क्यों, क्योंकि 0 के साथ में ये चीज़ें बराबर आनी चाहिए। ये यानी ये वाली कहा गया, हाँ कोई हल नहीं हुआ, हाँ ये इसी चीज़ को। तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए कि इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। यानी कि जिस तरह से आप इसको कहते हैं कि ये कोई हल होगा, तो कोई हल होने के मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी पहली प्रॉपर्टी को ये क्वेश्चन जैसे है तो तीसरी प्रॉपर्टी और पहली प्रॉपर्टी कुछ एक दूसरे के थोड़े से मैच करते हैं, पूरे नहीं, लेकिन कब मैच करेंगे, जब कोई हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। देखिए इसमें केवल एक हल होगा, एक हल होने का मतलब होगा अनंत हल में भी एक तो आएगा हल, एक हल, 2 हल,
3 हल चल है, मतलब उसको आप गिन ना सकें, लेकिन पहला हल तो आएगा। तो इसी तरह से ये जो है तीसरा प्रॉपर्टी दूसरे पहले प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ मैच करता है, लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं करता, इस बात को आप समझिएगा। ठीक, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, क्रैमर विधि से आपको समझ में जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो आ गई। अब मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि जैसे ये जितनी टॉपिक मैंने आपको समझाया, अगर आपको लगता होगा वास्तव में कि मैंने कुछ सीखा इनके द्वारा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितनी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम है, सब पे शेयर कर दीजिए इस लिंक को। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो चैप्टर आपको स्टार्ट कराना है उस चैप्टर का आप क्या करें, कमेंट में डाल दें कि कौन से चैप्टर में स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कौन सा चैप्टर, मैं तो चाहे जो चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूं। तो आप पहले ये काम कीजिएगा कि जो चैप्टर आपको स्टार्ट करवाने हैं वो चैप्टर के कमेंट में आप कीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।